नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी के संबंध में जो स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं उसका भाग 28 लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो भाग 28 में कुल 22 प्रश्न हैं। 22 प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे आपसे, और ये सभी 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या तो उन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द उनके उप प्रश्न हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं उन 22 प्रश्नों की श्रृंखला कैसी है, कौन कौन से प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा। सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार क्षैतिज एवं लंबवत किसने बताया है? तो वो है पी सोरोकिन। प्रश्न क्रमांक 2 है, सामाजिक गतिशीलता में क्या प्रत्याशित है, क्या संभव होता है? तो उसमें अंतरपीढ़ीय परिवर्तन होता है, मात्रात्मक परिवर्तन भी होता है और गुणात्मक परिवर्तन भी प्रत्याशित है। प्रश्न क्रमांक 3 है, शैक्षिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। शैक्षिक परिवर्तन यदि होगा तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो शिक्षा बदलेगी। ये ऐसा मानना, ऐसा विचार किसका है? तो वो है ओटावे का। प्रश्न क्रमांक 4 है, किस अनुबंधन में पुनर्वलन अनुक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है? अनुक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है पुनर्वलन। तो ये है क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। अब है प्रश्न क्रमांक 5, गिलफोर्ड और उनके साथियों ने मानव प्रज्ञा यानी बुद्धि का गठन करने वाले घटकों की संख्या बताई है। तो कितनी बताई है? 180। अभी तक गिलफोर्ड का जो ट्राइएकिक मॉडल है तो उसमें जो है 180 घटक बताए गए हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 है, सृजनात्मकता का सबसे बड़ा बाधक। सृजनात्मकता बाधित होती है तो उसके लिए सबसे बड़ा बाधक कौन सा है? तो वो है वयस्कों का अनुरूपता पर बल। वयस्क जो होते हैं किसी कार्य पर ऐसा नहीं, ऐसा ही करना चाहिए, हमारे समाज में, हमारे परिवार में ऐसा ही होता है, उसको ऐसा मत करो, ये चीज़ें जो होती हैं ये सृजनात्मकता पर बाधक होती हैं। प्रश्न क्रमांक 7, अनुसंधान की कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? अनुसंधान की कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? तो वो है निगमन विधि, जो है वो तर्क पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 8 है, निगमन विधि को आगमन विधि से कम अच्छा माना जाता है। क्यों? आगमन विधि को ज़्यादा अच्छा माना जाता है और निगमन विधि को कम अच्छा माना जाता है, क्योंकि निगमन विधि तर्क पर आधारित है और तर्क कभी कभी भ्रम पैदा कर देता है, इसलिए निगमन विधि को आगमन विधि से कम अच्छा माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 9, कोई भी रिसर्च एक्सपेरिमेंट कब होती है? कोई भी रिसर्च एक्सपेरिमेंटल कब होता है? जब डिजाइन एक्सपेरिमेंटल हो। इसका आंसर होगा जब उसका रिसर्च का अभिकल्प, शोध अभिकल्प जो है
एक्सपेरिमेंटल हो। कभी कभी भ्रम पैदा होता है कि हम किस रिसर्च को एक्सपेरिमेंटल कहें, तो यहाँ भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर रिसर्च की डिजाइन जो है, शोध का अभिकल्प जो है एक्सपेरिमेंटल हो, तो वह रिसर्च एक्सपेरिमेंटल होगा। प्रश्न क्रमांक 10 है, किसी भी रिसर्च की विधि। अब ये रिसर्च करते समय कहते हैं कि अब बाकी सब तो कर लेते हैं, डिजाइन हो गई सब कुछ, लेकिन विधि जब लिखने में आता है कि विधि कौन सी होगी, तो यहाँ पर लोग डाउट में आ जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब रिसर्च एक्सपेरिमेंटल हो तो रिसर्च की विधि भी एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए। तो ये डाउट क्लियर होना चाहिए, जब रिसर्च एक्सपेरिमेंटल हो तब रिसर्च की विधि एक्सपेरिमेंटल होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी भी रिसर्च की डिजाइन जब डिस्क्रिप्टिव तथा एक्सप्लोरेटरी हो। जब रिसर्च की डिजाइन, शोध अभिकल्प जब डिस्क्रिप्टिव तथा एक्सप्लोरेटरी हो, तब वह रिसर्च कैसा होगा, तो वो है नॉन एक्सपेरिमेंटल। अगर डिजाइन, ध्यान रखिएगा, अगर डिजाइन एक्सपेरिमेंटल है तो रिसर्च एक्सपेरिमेंटल होगा, और यदि डिजाइन डिस्क्रिप्टिव तथा एक्सप्लोरेटरी हो तब रिसर्च नॉन एक्सपेरिमेंटल होगा। ये ध्यान रहे। अब है प्रश्न क्रमांक 12 है, किस रिसर्च में मैनिपुलेशन नहीं होता है। तो देखिए, मैनिपुलेशन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कोई भी फेर बदल, उलट फेर नहीं हो सकता है, कोई ही मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, वो है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। अब है प्रश्न क्रमांक 13, अनुसंधानकर्ता अर्थात रिसर्चर का कंट्रोल सबसे ज्यादा किस रिसर्च में होता है, किस पर यो नियंत्रण रखता है, तो वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस रिसर्च में सैंपल साइज छोटी होती है। तो देखिए, सैंपल साइज जो छोटी होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है। अब प्रश्न क्रमांक 12 है, कारण और प्रभाव किस रिसर्च में होता है, कारण और प्रभाव, तो ये भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। प्रश्न क्रमांक 16, प्लेसिबो इफेक्ट किस रिसर्च में होता है, तो वो भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, जनरलाइजेशन किस रिसर्च में अधिक होता है, अधिक जनरलाइजेशन होता है, तो अधिक जनरलाइजेशन उसमें होगा, अधिक जनरलाइजेशन किस रिसर्च में होता है, तो अधिक जनरलाइजेशन जो होगा ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होगा, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होगा अधिक जनरलाइजेशन, क्योंकि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में डाटा अधिक होता है, सैंपल साइज बड़ी होती है, तो सैंपल साइज जितनी बड़ी होगी तो जनरलाइजेशन उसमें ज़्यादा होगा, अधिक होता है जनरलाइजेशन, और सैंपल साइज जितनी छोटी होती है जनरलाइजेशन उसमें कम होता है। सामान्यीकरण यानी सूचनाओं को जो हमारे निष्कर्ष में निकलता है उनको ज़्यादा दूर तक फैलाना, तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में संभव होता है। अब है प्रश्न क्रमांक 18, प्रश्न क्रमांक 18 है, कौन सा रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च भी होता है, तो वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है वो क्वांटिटेटिव भी होता है। और 19वां है, कौन सा रिसर्च क्वालिटेटिव होता है, तो वो है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखिए, क्वांटिटेटिव है
तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल होगा, और क्वालिटेटिव है तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होगा। अब है प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दो प्रकार की होते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है लेबोरेटरी रिसर्च और दूसरा है फील्ड रिसर्च। प्रश्न नंबर 21 है, एक मरीज को फेक ट्रीटमेंट जैसे शक्कर के कुछ दाने दे दिए गए और कहा गया कि ये एक दवाई है, इस तरह का ट्रीटमेंट। तो एक मरीज को फेक ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको झूठ बोलकर कि ये दवाई है, और वह सही दवा मान लिया। मरीज जो है सही दवा मान लेता है और स्वस्थ हो गया। यह कैसा इफेक्ट है, उसका स्वस्थ होना कैसा इफेक्ट है? न दवाई के नाम पर उसने शक्कर खाया और स्वस्थ हो गया, साइकोलॉजिकली वो फिट हो गया यह मान करके कि हमने दवाई ही खाई है। तो ये जो स्वस्थ हुआ, जो इफेक्ट हुआ, तो कैसा इफेक्ट है, उसी को कहते हैं प्लेसीबो इफेक्ट, यानी नकली दवाई का सही रिएक्शन, असली रिएक्शन। प्रश्न नंबर 22 है, सोलोमन का 4 समूह अभिकल्प आता है। सोलोमन का 4 समूह अभिकल्प आता है, तो यह है शुद्ध प्रयोगात्मक अभिकल्प में। तो दोस्तों, यहीं पर अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज अपनी 22 प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्रत्येक नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रत्येक वीडियो आपको मिल जाया करें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो निश्चित है कि आप उससे लाभान्वित होंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। तो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।